नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी साल में नेता ट्वीट कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। एक रिपोर्ट देखिए तो चर्चा भी करें। देश की सियासत गर्म हो रहे वार पलटवार, लाडली बहना योजना पर संग्राम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाडली बहना योजना को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति अब गर्मा गई है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने लिखा कि वर्तमान में मुंह मोड़ना और कभी भूतकाल तो कभी भविष्यकाल में जीना शिवराज सरकार का अमृतकाल बन गया है। शिवराज जी अरबों रुपए प्रचार पर लुटाकर बहनों से कह रहे हैं कि वे उन्हें 3,000 रुपए महीना देंगे। जिस सरकार की आयु 3 महीने की भी नहीं बची है, वह सरकार 3,000 की बात कर रही है। जिनकी देने की नियत होती है वह ना तो मोल भाव करते हैं और ना ही कल परसों पर बात टालते हैं। जिन्होंने बरसों से कुछ नहीं किया वही कल और परसों क्या करेंगे। बहनों, इन जुल्मों के सौदागरों से जो मिल जाए वह अपने पास रखिए और निश्चिंत रहिए, कांग्रेसी सरकार आपको नारी सम्मान देगी। नगद 1,500 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ हो जाएगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, खेतों को बिजली मुफ्त मिलेगी। कांग्रेस जुल्मों की खेती नहीं, गारंटी का भरोसा देती है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने बुजुर्ग माताओं का मामला उठाते हुए कहा कि जो बुजुर्ग माताएं हैं उनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें 600 रुपए महीने पर ही जीना पड़ रहा है। उनकी पेंशन बढ़ाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी आएंगे तभी हो पाएगा। बहुत सीधा और साधारण सी एक बात है कि शिवराज चौहान जी 18 साल से क्या कर रहे थे मध्य प्रदेश में, अब तक 10,000 रुपए बहनों की आय क्यों नहीं की। पर प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आज जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उन्हें वृद्धावस्था पेंशन के मात्र 600 रुपए मिल रहे हैं। लाडली बहना के अंतर्गत उन्हें 1,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। उनकी पेंशन बढ़ाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी आएंगे तभी हो पाएगा। जैसा उन्होंने 15 साल से चली आ रही शिवराज चौहान की सरकार में 150 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 600 किया था, उसे 1,000 या उससे ज्यादा बढ़ाने का काम कमलनाथ जी ही करेंगे। वहीं कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कमलनाथ जी भूत का भविष्य काल में जीने वाले नेता हैं। उन्होंने जो वादे किए हैं वह पूरे नहीं किए हैं। शिवराज जी जो कहते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। यदि उन्होंने कहा था कि बहन बेटियों के लिए मैं लाडली बहना योजना ला रहा हूं, मार्च में उन्होंने घोषणा करी थी, तो बाकायदा उसका कार्यक्रम जारी हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन का काम जारी हुआ। 40 दिन तक रजिस्ट्रेशन चले, उन फॉर्मों की जांच हुई। 1,25,00,000 बहनों के खाते में 1,209 करोड़ रुपए की राशि की पहली किस्त जबलपुर में आई, दूसरी 1,209 करोड़ रुपए की राशि की किस्त इंदौर में आई, और आज रीवा के अंदर तीसरी 1,209 करोड़ की राशि बहनों के खाते में आई। उनने कहा था कि इसमें 21 वर्ष की विवाहित बहनें भी शामिल करेंगे, ट्रैक्टर वाली बहनें भी शामिल करेंगे, तो उसको रजिस्ट्रेशन का काम भी जारी है। तो शिवराज जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, दूध पे बोनस देंगे, दूध सस्ता करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, गेहूं पर बोनस देंगे। सारे वादे झूठे साबित हुए। तो कमलनाथ जी भूतकाल और भविष्यकाल में जीने वाले नेता है, शिवराज जी वर्तमान में जीने वाले नेता है। जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, सारे वादों को निभाते हैं और वर्तमान की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में चल रही योजनाओं को लेकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। योजनाओं का सब्जबाग क्या चुनाव के बाद भी देखने को मिलेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो लगातार वार पलटवार हो रहे हैं, योजनाओं पर वार हो रहे हैं, योजनाओं पे पलटवार हो रहे हैं, योजनाओं की नुक्ताचीनी हो रही है और योजनाओं के सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं। ये सब्जबाग विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और तब तक दिखाए जाएंगे। इसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात है। आज इन्हीं सब्जबागों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। फरहाना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। लगातार सब्जबाग दिखाया जा रहा है। फरहाना खान जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि कांग्रेस
लाडली बहना योजना की काफ़ी नुक्ताचीनी कर रही है कमलनाथ जी ने। बहुत बड़ा ट्वीट एक लिखा है और बहुत सारी बातें लिखी हैं। ये नुक्ताचीनी जो हो रही है होनी ही चाहिए, लेकिन क्या इस नुक्ताचीनी के पीछे हम ये माने कि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव है और इसलिए हो रहा है कि हम आगे हैं, हम आएंगे तो ये देंगे आपको, वो आएंगे तो ये देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, क्या सिर्फ इसलिए? देखिए, जो आपने बात कही सब्ज बाग वाली, वो बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शिवराज जी को जब अपनी सरकार जाती हुई नजर आ रही है तो वो जनता को सब्ज बाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तरह तरह के सब्ज बाग दिखा रहे हैं। पिछले 18 साल से उन्होंने अकाल से पीड़ित जैसा प्रदेश को बना दिया और अब क्योंकि उनकी सरकार जाने वाली है और चुनावी टाइम ये चल रहा है तो चुनाव को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ये सब्ज बाग दिखाने का काम कर रहे हैं। जनता को आए दिन नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। 18 साल से ये कहाँ थे, इनको तब ये बहनों की, जीजा की, भांजियों की, भांजों की, इन सब की तब इनको सुध नहीं ली इन्होंने। ये योजनाएं जो अब लेकर आ रहे हैं ये पहले क्यों नहीं लेकर आए? इन्होंने कहा कि फरहाना जी, आपने एक शब्द और कह दिया है कि अभी तो हमने सिर्फ बहनों और भांजों की ही बात की थी, जीजा के लिए भी कोई योजना आई है क्या? नहीं, जीजा के लिए कोई योजना नहीं आई है, लेकिन ये इनकी जो योजनाएं हैं जो बहनों की हैं, अल्टीमेटली वो जीजा के ऊपर भी आएंगी कि भैया जीजा कमा कर लाता है, लेकिन जीजा पर बोझ कितना डाल दिया है इन्होंने ये नहीं देखते। ये 1000 रुपए में क्या खरीद लेंगे? ये वोट खरीदने के लिए ये कर रहे हैं, जो किश्त डालने का काम कर रहे हैं, जो कि सबको मिल भी नहीं रही है। ये पूरी तरह से नाकाम है इस योजना में भी। ये चुनाव के लिए कर भले ही रहे हैं, लेकिन ये उस योजना में भी नाकाम है। 1000 रुपए ये देंगे, 1150 का इनका सिलेंडर है, 200 रुपए का किलो इनका टमाटर है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट आपको मालूम है 100 रुपए के ऊपर है। तो ये 1000 रुपए देकर वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता को समझ में आ रहा है क्योंकि जनता सिर्फ वो 1000 रुपए से नहीं जी रही है। जनता को रोज अपना गुजारा करना हो रहा है। उनकी आय के जो स्रोत है वो कितने हैं, वो कितने दिए आपने, जनता ये भी देख रही है। आप पढ़ी लिखी लड़कियों को जॉब दीजिए ना। हमारी जो चयनित शिक्षिकाएं हैं वो क्यों आए दिन सड़कों पर बैठती हैं? वो आपकी बहनें बेटियां नहीं है? आप उनको परमानेंट कीजिए ना। आपने उनके एग्जाम कराए हैं, नर्सिंग वालों के आप एग्जाम कराते हैं, उसमें घोटाले कर देते हैं। व्यापम घोटाला इन्होंने किया। तो ये सबका जो भविष्य है इसको अंधकार में ले जाने का काम कर रहे हैं और ये घोषणा करके चाह रहे हैं कि चुनाव जीत लेंगे, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। जनता को अब सब समझ में आ रहा है। आपने 18 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाया? बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। महिला उत्पीड़न में, महिला अत्याचार में, ये एनसीआरबी के रिपोर्ट है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है महिला अत्याचार में। और तो और पॉक्सो एक्ट में जो नाबालिग बच्चियों के जो रेप होते हैं उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे। इसके अलावा बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं आप उनके आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उसमें भी महिला अत्याचार और रेप में इनके ही शासित जो राज्य है वो सबसे ऊपरी टॉप 5 में जो है वो इन्हीं के राज्य हैं। और राजस्थान में जो भी उत्पीड़न के केस आए या बलात्कार के केस है उनमें ज्यादातर एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके नेताओं के नाम है। तो ये किस तरह की सरकार चलाना चाह रहे हैं, ये किस तरह का ढोंग कर रहे हैं? डॉक्टर प्रेम व्यास, ठीक है मैडम, हम आएंगे आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास, बहुत सारे आरोप हैं सरकार के ऊपर, महिला अत्याचार से लेकर ये योजनाओं, जो लाडली बहना योजना चल रही है उस पर जी क्या कहेंगे? देखिए, बेर न कर काहू सम कोई, राम प्रताप विषमता कोई, भाव में क्या बोल जाते हैं इनको समझ नहीं आता। अब ये कह रहे हैं प्रदेश को अकाल पीड़ित, जिस प्रदेश की जीडीपी 10th पोजीशन पे है, 16.5% के साथ में है, गरीबी में अरे आपके बीच में नहीं बोला, नहीं तो आपको बोलने नहीं दूंगा। आप चुप रहिए, सुनिए। आपको सुनने की आदत नहीं, आपको सिर्फ बोलने की आदत है। यही कांग्रेस की आदत है। प्रदेश की जनता को छलना तो जो इसलिए आपने सुना, मैं कहीं गलत नहीं थी। आप झूठे आंकड़े मत बताइए। छत्तीसगढ़ में आपकी क्या परिस्थिति, अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान में क्या स्थिति, तमिलनाडु, मणिपुर पे बोलेंगे आप कुछ, मणिपुर पे कुछ बोलेंगे आप, हरियाणा पे कुछ बोलेंगे, मणिपुर पे कुछ बोलेंगे आप। मणिपुर में थोड़ा शर्म कीजिए, डूब मरिए शर्म से, डूब मर जाइए, डूब के मर जाइए। मणिपुर नहीं दिखाई देता आपकी वो स्मृति ईरानी मोटी भैंस, उसको फ्लाइंग किस दिखाई देता है, उसको मणिपुर दिखाई नहीं देता जो कुछ संसद में सीटें बजाती है।
प्रदेश को बीमारू राज्य में ढकेल दिया था। उसके बाद मणिपुर पे बोलिए, दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं, मणिपुर पे बोलिए, बोल के दिखाइए मणिपुर पे, मणिपुर पे बोलिए, मणिपुर पे बोलिए, मणिपुर पे बोलिए, 16 महीने के क्यों मणिपुर का मान ही निकल रहा है मुंह से, मणिपुर का मान क्यों नहीं निकल रहा है मुंह से, मणिपुर पे बोलिए, 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 मणिपुर का मान क्यों नहीं निकल रहा आपके मुंह से, क्यों बकवास की जा रहे हो, मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे, मणिपुर 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 मणिपुर। चलिए ठीक है फरहाना खान जी, डॉक्टर प्रेम व्यास, ठीक है फरहाना खान जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ठीक है फरहाना खान जी, प्रेम व्यास जी, फरहाना खान जी, प्रेम व्यास जी, ठीक है झूठ बोलना, छल करना, और जब बोलने की बारी आए तो बीच में बोलना। ये कांग्रेस के लोग छलनाट के अंडर में छल रहे हैं प्रदेश को। भारतीय जनता पार्टी और छलने का काम, छलनाट की सरकार छलने का कार्य कर रही है मध्य प्रदेश। मणिपुर में आपने बहुत नाम रोशन किया, आपकी सरकार ने पूरे देश विदेश पूरे वर्ल्ड में आपने चलिए नाम हमारे रोशन साथ किया वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। चलिए राजस्थान के ठीक है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। चलिए हम उन्हीं के पास आपके रीवा के कार्यकर्ता अपनी बेटी का रेप करते वो भूल गए आप। फरहाना जी हम आपके पास आएंगे, फरहाना जी हम आपके पास आएंगे, फरहाना जी हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, फरहाना जी, दोनों मेहमानों की आवाज म्यूट कर दी जाए। हम जी एल द्विवेदी जी के पास जाना चाहेंगे। एल द्विवेदी जी, लाडली बहनें योजना पर लगातार टीका टिप्पणियां हो रही हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि ये योजना भी सही तरीके से नहीं चल पा रही है। स्थिति क्या है लाडली बहना योजना की, पहले मध्य प्रदेश में ये बताइए। देखिए, कोई भी योजना किसी भी राज्य में शुरुआत होती है तो उसके बहुत से पहलू होते हैं, एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। जिस प्रकार से ये योजना बनी है उसका विस्तृत विवरण तो अभी शुरुआती दौर में ये योजना है और अभी कुछ महीने ही हुए हैं जब खातों में राशि आना अंतरित होना चालू हुई है। लेकिन इसमें कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी माताएं हैं, कई ऐसी बहनें हैं जो छूट गई हैं और अभी तक उनका भी पंजीयन नहीं हो पाया है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं तो शायद इसमें विवाहिता बहनों को ही लिया जा रहा है, अविवाहित बहनों को नहीं लिया जा रहा है। तो क्या वह अविवाहित जो बहनें हैं वो क्या बहनें नहीं हैं? तो ये इस पर भी एक मंथन और एक विचार होना चाहिए, क्योंकि बहनें तो बहनें। अगर आपको पंजीयन कराना तो आप बिना किसी पंजीयन के सिर्फ जिसका केवाईसी है, जिसका आधार है और जो बहन है सीधा उसके खाते में पैसा जाना चाहिए विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी ऑथराइजेशन। अगर आपको सही तरीके से योजना को लॉन्च करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन में बार बार उसमें प्रोसेस दिखाना, खाता खुलवाना, केवाईसी करवाना, उसका वेरिफिकेशन करवाना, इतनी जटिल प्रक्रिया अगर करेंगे, चलिए ठीक है कर लीजिए, वो तो जरूरी है क्योंकि वेरिफिकेशन होना जरूरी है, किसका वो खाता है, ऑथेंटिकेशन आधार। लेकिन पंजीयन को लेकर के जो एक जटिलता है, कुछ बहनें पहले थी, बाद में फिर वो अब नई 21 साल से बता रहे हैं जोड़ दिया गया है, अब वे फिर पंजीयन होंगे, कब इसकी राशि अंतरित होगी। एक ये बड़ा जटिलता लग रही है इस योजना में। हालांकि योजना बहुत अच्छी है लेकिन शुरुआती दौर में इसमें जटिलता है और जो अविवाहित बहनें हैं उनका पंजीयन का अभी तक कोई उसमें दिख नहीं रहा है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जटिलता जो योजनाएं होती हैं ये कुछ समय के लिए तो अच्छी होती हैं लेकिन इनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसी योजनाओं को अगर हम लॉन्च करते हैं तो पहले पॉलिसी मेकर द्वारा उसकी पॉलिसी का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए जिससे जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, पहली बात। दूसरा, इसमें एक प्रॉब्लम और है, आप ऐसे जो योजनाओं को दे रहे हैं, जो ये पैसा बांट रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश पे लगातार कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। उस कर्ज का क्या हमने तोड़ निकाला है या हम उस कर्ज को कैसे रिकवर करेंगे? मध्य प्रदेश उसके जो लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है, प्रदेश सरकार के पास ऐसा कुछ जादू की छड़ी है या ऐसा क्या है जिससे वह इस बोझ को कम कर पाएगी? क्योंकि लगातार बोझ तो बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जाएगा, चुनाव तक हो सकता और बढ़ जाए। तो उस बोझ को कैसे कम करेंगे, इसके लिए क्या पॉलिसी है, इस पर भी एक गहन अध्ययन और चर्चा होना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये तो जवाब आप ही दे सकते हैं कि वास्तव में अविवाहित जो बहनें हैं उनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं, ना ही उनके लिए कोई प्रावधान है। तो अविवाहित बहनों के लिए क्या करेंगे? और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ रहे हैं, वास्तव में ये नहीं बढ़ने चाहिए।
और जो ये पैसे लाडली बहनों को दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है दिए जाए, लेकिन इन पैसों को रिकवर कैसे किया जाएगा, किस माध्यम से ये पैसे जुटाए जाएंगे कि ताकि खजाने पे भार ना पड़े, मध्य प्रदेश सरकार के खजाने पे भार ना पड़े। जी, इसकी कोई सिस्टम है आपके पास, सरकार के पास? ना मिलेगा। दूसरा, उस कर्ज का प्रयोग उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है कि नहीं, आम जन के हित के लिए किया है कि नहीं। जब ये सब योजनाएं होती है, उनका निरीक्षण होता है, उसके बाद अगला कर्ज मिलता है। अगर ये पैसा गलत जगह पे इन्वेस्ट होता है तो अगला कर्ज नहीं मिलता। दूसरा, 2003 और अभी के हिसाब से आप देखें तो पहले 31% के हिसाब से था कर्ज, आज 29% है, मतलब 2% की कमी आई है। जितना भी लिया है, आज की पर कैपिटा अगर आप इनकम देखेंगे तो 1,40,000 के आसपास है। उस समय 2010 के पहले 33,000-38,000 थी। तीसरी चीज ये कि जितनी भी योजनाएं हमने पूर्व में भी चलाई है वो धरातल पे है। लाडली लक्ष्मी योजना धरातल पे है, कन्या विवाह निकाह धरातल पे है, उसका लोग फायदा ले रहे हैं। और लाडली बहना योजना के अंदर भी हमने प्राथमिकता में ही कहा था कि जब अमूल चूल उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी, जब हमारे पास बजट होगा तब हम करेंगे। हमने हवा में कोई बात नहीं करी थी कि इस समय ये कर देंगे, 1500 दे देंगे। अभी इन्होंने महिला सम्मान निधि करके एक योजना चलाई थी जिसमें फॉर्म भरे, और मैं कोड अनकोड बात कर रहा हूँ आपसे, कोड अनकोड की कुछ उसके फॉर्म कचौरी बेचने वालों के यहाँ मिले, कुछ उसके फॉर्म के पोए बन रहे हैं वहाँ पे। तो क्या इन्होंने जो महिला सम्मान की नीति मेरे को बताई है, क्या यही नीति है महिला सम्मान की कि वो उनके पर्सनल जानकारियों के फॉर्म बाजार में वितरित हो जाए, या उस फॉर्म का उन्होंने क्या करा, क्या आज तक कुछ बताया, कोई डाटा उन्होंने रिकवर करा? दूसरा, इन्होंने कहा कि ये बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है उससे घबराए हुए हैं, और इतने घबराए हुए हैं कि इनको पता ही नहीं है कि लाडली लक्ष्मी के अलावा, लाडली बहना के अलावा भी योजनाएं जो धरातल पे, अगर आयुष्मान भारत की अपन बात करेंगे तो वही गरीब व्यक्ति, वही गरीब माँ, वही बुजुर्ग दंपत्ति, अगर उनके पास इलाज का पैसा नहीं है तो 29.5 लाख लोग मध्य प्रदेश शासन ने आयुष्मान कार्ड में इलाज कराया है उनका। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों के पास घर नहीं थे, ये जो चिंता कर रहे हैं, उसकी चिंता पूर्व में प्रदेश सरकार और देश की सरकार कर चुकी है। 41 लाख परिवारों को पक्के मकान बना के सिर्फ उसका ही जवाब दीजिए सर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो मैंने प्रश्न किया है। एक अंतिम बात सुनिए, सबका साथ सबका विकास, उसके अंदर 3,600 करोड़ रुपए की सुरक्षा पेंशन योजना है जो वृद्धा है, जैसा इन्होंने प्रश्न उठाया तो वो वृद्धाओं के लिए, निराश्रितों के लिए और दिव्यांगों के लिए, और वो धरातल पे मौजूद है, उसका भी फायदा ले सकते हैं। सर वही सवाल है ना कि जो अविवाहित हैं बहनें, उनका क्या? मैंने आपको भी बताया जैसे कि पूर्व में हमने इसकी उम्र घटाई बढ़ाई थी, अभी जैसे अविवाहित महिलाओं की तरफ से आएगा तो उसको भी संशोधन करके हम लेंगे उसके अंडर में। जैसे जैसे हमारे पास बजट आएगा वैसे हम संशोधन करते, हमने कहा बजट कहाँ से आएगा सर? और इसके ये जो योजनाएं चल रही हैं, इसके लिए पैसे का इंतजाम सरकार कहाँ से कर रही है? पैसे का इंतजाम के लिए सरकार ने अपनी बहुत सारी समितियां गठित कर रखी है। हम लोग टैक्स, जितना भी टैक्स आ रहा है आज वो टैक्स सुरक्षित रूप से आ रहा है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट बोलते थे कि 10 रुपए में वहां से भेजता हूँ और 1 रुपया पहुंचता है राज्य तक, या 1 रुपये भेजता हूँ तो 10 पैसे पहुंचता है, पूरा पैसा पहुंच रहा है। और जितनी भी योजनाएं चल रही है उनका पैसा, उनका एक फंड निर्मित किया जा चुका है और उस फंड के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। जो 9 पैसे नहीं पहुंचते थे उस 9 पैसे से आप दे रहे हैं? जितना भी आज पैसा आ रहा है वो फरहाना खान जी, कार्यों में लगा। फरहाना खान जी देखिए, इन्होंने योजना लॉन्च तो कर दी, बोल तो दी, घोषणा तो कर दी, और करी क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहले ये योजना नारी सम्मान योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई 2,000 रुपए की, और फिर कर्नाटक में भी हमारे मैनिफेस्टो में थी। तो इनको मालूम था कि अब मध्य प्रदेश में भी हम ये योजना लेकर ही आएंगे, क्योंकि हमने वहाँ दोनों प्रदेशों में लागू भी की, और इसके साथ ही 500 रुपए सिलेंडर भी। तो इन्होंने ये 1,000 रुपए की लाडली लक्ष्मी योजना इन्होंने शुरू कर दी। तो हमारी तो योजना पहले से थी, हिमाचल में भी हम दे ही रहे थे। तो वही योजना कमलनाथ जी ने 1,500 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लाडली लक्ष्मी कब की आपकी योजना? जितनी भी योजना माननीय शिवराज सिंह जी चला रहे हैं उनको आपने कॉपी करी है। लाडली लक्ष्मी आपकी योजना, सभी योजनाओं को कॉपी करा है, और उन योजनाओं के लिए आपके लिए कोई क्रियान्वयन नहीं है, आपके लिए कोई स्टेट फॉरवर्ड उसके लिए नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ योजनाएं आप ला रहे हैं। 18 महीने आप चल चुके हैं, फिर से चलने का प्रयास कर रहे हैं। जनता आपके छलनाट की नीतियों में अब नहीं आएगी। जनता एक बार चली जा चुकी है। 15 महीनों का कार्यकाल में जनता ने छल के अपने आप को देख लिया है। सत्ता परिवर्तन हुआ, सभी योजनाएं पुनः चालू हुई। आज एक बार बंटाढार कर चुकी है, आप पूर्व में कर चुके हैं, आप छल चुके हैं। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ठीक है,
जरा फरहाना जी को भी सुन लीजिए। जी पूर्व की डिबेट में मैं ये कहना पूछना चाह रहा चाहती हूँ, मैं ये आप चुप रहेंगे बिल्कुल। नहीं ठीक ठीक ठीक। जी जी ये फरहाना जो जी डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपसे जवाब जीडीपी लीजिएगा ग्रोथ की बात करते हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ बीजेपी से कि पिछले 18 साल से आप लोग ही सत्ता में हो, आपने रोजगार के अवसर क्यों नहीं प्रदान किए जनता को? क्यों बेरोजगार सड़कों पे बैठते हैं? काहे के लिए? क्यों 4.25 लाख करोड़ का कर्जा लेना पड़ा? अगर आपकी जीडीपी इतनी ग्रोथ इतनी ऊपर है, मतलब आपके प्रदेश में रोजगार है, तो फिर आपको कर्जा क्यों लेना पड़ा? 80% तक कमीशन खाने के बाद भी आपको पैसा कम पड़ गया, आप उसके बाद भी आपको कर्जा लेने की जरूरत पड़ गई। प्रदेश को 4.25 लाख करोड़ के कर्जे में आपने डुबो दिया। इसके अलावा अभी इनकी 10,000 करोड़ रुपए के कर्जा लेने की और तैयारी चल रही है। इनको पता है इनकी सरकार जाने वाली है, प्रदेश को कर्जे में डुबो देना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अब जो सरकार आएगी वो कर्जे में डूबे हुए प्रदेश को पाए और फिर ये उस पर चढ़ाई करे। अरे अभी 1 महीना हो गया आपने ये नहीं किया, अरे 1 महीना हो गया आपने वो नहीं किया। ये सब इनकी स्ट्रेटेजी है, इनको प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ झूठी घोषणाएं कर। और ये सारी घोषणाएं मैं ये पूछना चाहता, चलो आप 5 साल पहले भी कर देते, अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैरों तले जमीन खिसक चुकी है आपको मालूम है कि आपकी ये सरकार जाने वाली है, इसीलिए। और अभी तो एक नई घोषणा भी इन्होंने कर दी है 500 रुपए का सिलेंडर देने की। ये तो आप कॉपी कर रहे हैं ना, आपको मालूम है कि ये घोषणा पहले ही कमलनाथ जी ने कर दी। राजस्थान में ऑलरेडी ये हमारा चल ही रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ऑल पेंशन योजना हमारी छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। कमलनाथ जी ने पुलिस वालों के लिए 1 दिन का अवकाश शुरू किया था जब 15 महीने की हमारी सरकार थी, उसको इन्होंने जैसे ही ये सत्ता में आए बंद कर दिया। अब फिर ढोंग करा है, अभी 3-4 दिन पहले 1 दिन का अवकाश पुलिस वालों को बंद क्यों किया आपने? मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब चल रहा था आपको इतने हित थे पुलिस वालों के, तो क्यों बंद किया और अब क्यों चालू किया? द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, इनके पास हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा माफी चाहेंगे, बारी तो आप ही की है, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी बहुत ही असंतुष्ट दिख रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि हमने उनको बोलने का मौका नहीं दिया है, इसलिए आप जवाब दे दें, उसके बाद हम आएंगे द्विवेदी जी के पास। जी देखिए, पूर्व में वास्तविकता में अगर बोल रहा था तब इन्होंने चिल्ला चोट चालू कर दी थी, ऐसे ही यहाँ पे भी कर रहे हैं, सांसद में भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। फरहाना जी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बारी एल द्विवेदी जी की है, लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी। देखिए, प्रदेश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कदम थे वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। 49,000 करोड़ रुपए से अधिक के कृषि ऋण 0 ब्याज दर पे दिए हैं। आज वो प्रदेश 38% के गेहूं के निर्यात के साथ में प्रथम पोजीशन पर है। आपने 18% ब्याज दर लिया था 2003 तक। ज्यादा उठा के देखिए, 10 साल के भंडार के जरिए देखिए, फिर बोलना चालू कर दिया है। ये सुनना नहीं चाहते। ठीक है फरहाना जी धैर्य रखिए। उसके बाद माफिया लिख के देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में माफी लिख के देते हैं कि हमने गलती करी थी, इनको बाद में माफी मांगनी पड़ती है चिल्ला चोट की। तो आप बहन मेरी बात पहले सुनिए पूरा ध्यान से, उसके बाद आप चिल्ला चोट करिए। आपने पहले कहीं जहाँ माफी मांगी, मैं सब बता दूंगा, पूरा डाटा मेरे पास, ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए जल्दी से सर एल द्विवेदी जी के पास भी जाना है। यकीन भी नहीं है कि आपके पैरों के तले जमीन ही नहीं है, इसलिए आप चिल्ला चोट कर रहे हैं। चलिए, मेरे शब्द को ध्यान रखिए। दूसरा, पीएम स्वनिधि ग्राम योजना में 11 लाख फुटकर व्यापारियों को पैसा दिया है। कोरोना काल में 5.18 करोड़ रुपया 5.18 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया है। वो आपने नहीं कराया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। ये विकास के साथ में आम जन के हित के लिए कार्य किया है, इसलिए इतना पैसा लगा है गवर्नमेंट का। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, IIT IIM बना है इंदौर विकास में। आप देखिए IT कैंपस में कितनी कंपनीज है। उसके बाद FOT लेकर आए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। आप कहीं भी योजनाओं को धरातल पे जो हमारी योजना उसको कहीं भी नकार नहीं सकती, ना टक्कर दे सकते हैं, इसीलिए आप चिल्ला चोट करने का कार्य करते हैं। अब आप चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एल द्विवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो पैसे कलेक्ट करने की बात हुई थी कि कोई भी योजना है जो सरकार संचालित कर रही है, डायरेक्ट खाते में पैसे भेज रही है, लोगों को लाभान्वित कर रही है, उसके लिए जो हमने सवाल पूछे थे अपने बीजेपी से प्रेम व्यास जी से, तो उन्होंने जो जवाब दिया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं?
देखिए, मेरे जो सीधे तौर पे जो सीधे प्रश्न थे उसके सीधे तौर पे सीधे उत्तर नहीं मिल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं संशोधन की बात एक उन्होंने कही है। संशोधन किया जाएगा, कब किया जाएगा, किस डेट पे किया जाएगा, कब होगा, ये सब एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि चुनाव के लिए तो अब कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं। इस महीने का तो चलिए किस्त जारी हो चुकी है, अब अगले महीने से सितंबर से मान लीजिए संशोधन होता है, तो सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में फिर आपका कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता जिसको हम बोलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो उसका पालन नहीं हो पाएगा अविवाहित महिलाओं की, अविवाहित बहनों की, जो हमने बात की है। दूसरी ओर जो दूसरा मेरा प्रश्न था वह कर्ज को लेकर के था, जो कर्ज लगातार मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसका क्या रोड मैप तैयार किया गया? समझ लीजिए आप ही की सरकार आ जाती है, मान लेते हैं, तो आप नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आपके पास प्लानिंग है कि जो ये 10,000 करोड़ हम ले रहे हैं, या जो अभी 3,11,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पर है और जो ये बढ़ने वाला लगातार 2-3 महीने में, इसको पटाने के लिए, इसको भरने के लिए, रिकवरिंग करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी, हमारे पास क्या पॉलिसी, हमारे पास क्या यूनिट है, क्या संसाधन? एक सवाल और भी आता है द्विवेदी साहब कि यहाँ पर कांग्रेस ने भी 1,500 रुपये पर मंथ देने का वादा किया है। अब उस योजना का नाम जो भी हो हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन महिला सम्मान निधि ऐसे ही कुछ नाम दिया गया था। कमलनाथ जी ने फॉर्म भी फिलअप करवाया है। तो सवाल तो कांग्रेस से भी यही बनता है कि अगर जो चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वो कहां से ये करेगी? क्यों, आपको नहीं लगता? देखिए, बिल्कुल जायज आपका प्रश्न है, और सभी राजनीतिक दल ये ऐसे लोक लुभावन वादे करते हैं। मैं इसमें किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया निष्पक्ष है, लेकिन वही बात आती है कि जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं संकल्प पत्रों में, वचन पत्र में, इसमें राजनीतिक दल कितना खरे उतरते हैं, कितना पूर्ण उतरते हैं। बात तो हम 100 पॉइंट की कर लेते हैं कि हम 100 वचन है हमारे, या 100 संकल्प है, हम इनको पूर्ण करेंगे, लेकिन क्या उसमें राजनीतिक दल या जो हमारे विधायक होते हैं या जो हमारा नेता होता है वह क्या पूर्ण करके देता है? जैसे अगर आपने जो बात करी कि कांग्रेस ने बताया है कि हम इतने इतने रुपए देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, तो उसके पास क्या स्ट्रेटेजी प्लान है, यह भी जनता को पूछना चाहिए, जनता के सामने उसको भी पटल पर लाना चाहिए कि हमारे पास ये प्लान है, और अगर हम आते हैं तो सरकार में हम इस प्रकार से भरपाई करेंगे और कर्ज को हम ऐसे बढ़ाएंगे, हम इस प्रकार से हम कर्ज को दे पाएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि लोक लुभावन वादे करके जनता को कैसे भ्रमित किया जाए, चुनाव को कैसे पोलराइज्ड किया जाए, ये कुल मिलाकर चुनाव को कैसे जीता जाए, इसको लेकर के लोक लुभावन वादे चुनाव के दौरान ज्यादा होते हैं। जी फरहाना जी, यही सवाल हम आपसे कर रहे हैं। जैसे कि द्विवेदी जी कह रहे हैं कि लोक लुभावन तो हैं, और बीजेपी ने जो लाडली बहना योजना शुरू की है उस पर भी आपने सवाल खड़े किए हैं, और कर्ज की बात आपने भी शुरू की है। तो अगर जो मान लीजिए कि आपकी सरकार आ जाती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो जो बहनों के लिए आपने देने का 1,500 रुपये देने की बात कही है, वो कहाँ से लाएंगी? आखिर ये सरकार कहाँ से लाएगी? आप कह रहे हैं कि खजाना खाली करके जा रही है बीजेपी। अगर खजाना खाली करके ही जा रही हो, कर्ज लाद करके जा रही हो सर पे, फिर ये 1,500 रुपये कांग्रेस की सरकार आएगी तो कहाँ से आएगी, और कहाँ से लाएगी, सबके खाते में कहाँ से देगी? सवाल तो ये भी उठता है फरहाना जी। जी देखिए, जब 2018 में हमारी सरकार बनी थी उस टाइम पर भी इन्होंने यही काम किया था, ये सब लपेट कर निकल लिए थे। इन्होंने प्रदेश को उस टाइम भी भारी कर्जे में छोड़ा था, लेकिन कमलनाथ जी ने पहली किस्त किसानों की कर्ज माफी की थी। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, जिसको लिए थे। मेरी बात कर लेने दीजिए, आप कर्जा ले सकते हैं। हाँ, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली भी दी थी, और भी काफी सारे काम किए थे। वृद्धा पेंशन उसकी भी राशि बढ़ाई थी, कन्यादान योजना की राशि भी बढ़ाई थी, और ये सब लागू भी किया था। क्योंकि जो एक सरकार जो चलती है, जो चलाई जाती है, वो एक पूरी प्लानिंग से, एक पूरी प्रोसेस से होती है। कमलनाथ जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि मैं अगर कोई घोषणा करता हूँ तो पहले उसका पूरा उस पर पूरी रिसर्च कर लेता हूँ कि इसको मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं कर पाऊंगा तो ही मैं घोषणा करता हूँ। तो सरकार जो चलती है उसके लिए एक तो पढ़े लिखे लोगों का होना बहुत जरूरी है, ताकि उनको ये पता हो कि हम कहाँ से रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, किस
जगह हम पैसे को लगाएं, कहाँ से हमें रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा और रोजगार के अवसर हम कैसे करें, किस तरह से, ताकि हमारा जो विकास दर है वो हम ऊपर ले जा सके और कर्ज से हम कैसे तो आपके कहने का मतलब यह है कि कमलनाथ जी ने ये पूरी ड्राफ्टिंग कर ली है। आपके कहने का मतलब यह है कि कमलनाथ जी ने पूरी ड्राफ्टिंग कर ली है। और जैसे कि कमलनाथ जी ने किसानों का किस्तों में किया था, उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैं आते से ही हर एक का माफ कर दूंगा। पहली किस्त माफ हुई थी हमारी 27 लाख किसानों की और अगले कुछ महीनों में अगली किस्त होने वाली थी। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर पहले भी बोली, अभी भी बोली और आगे भी यही स्ट्रेटेजी रहेगी। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनी हम अगले दिन सब कर देंगे। स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे, टाइम के साथ करेंगे, किस्तों में करेंगे और पूरा जो प्लान है उसको उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से होता है। जी डॉक्टर प्रेम व्यास, 30,000 करोड़ रुपए आते से ले लिए थे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। और उसमें भी उन किसानों का कर्जा माफ हुआ था जो 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आप चुप थे ना, आपने मुझसे कहा मैं बोल लूँ। ठीक है, फरहाना जी बोल लेने दीजिए, फरहाना जी बोल लेने दीजिए। जी, क्यों चिल्ला चोट करते हैं? ये कांग्रेस की रणनीति है, ये कांग्रेस की शिक्षा दिखता है कि पहले खुद बोल लो फिर किसी को बोलने मत दो। ये सांसद से लेकर सड़क तक इनकी क्लास चलती है, ये क्लास में सिखाया जाता है इनको कि आप संसद में कैसे बोलेंगे, सड़क पर कैसे बोलेंगे, डिबेट में कैसे बोलेंगे। इनके पास योजनाएं नहीं है, विकास नहीं है, किसी तरह की योजना विकास नहीं है इनका, ना तो योजनाएं ना विकास। ये सिर्फ चिल्ला चोट की राजनीति है। 15 महीने में 20,000 करोड़ का क्या करा जनता को? चलिए ठीक है, एल द्विवेदी जी अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। एल द्विवेदी जी अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। कहा था ना ये बोलने नहीं देंगे। ठीक है सर, समय समय समाप्ति की ओर है सर। ठीक है, समय समाप्ति की ओर है सर। एल द्विवेदी जी, इतने सारी योजनाएं और इतनी बहुत सारी योजनाओं को शुरू करने की बात दोनों पार्टियों द्वारा की जा रही है, जनता को किस तरह से विश्वास करना चाहिए, आकलन किस तरह से करना चाहिए कि वो आगे की रणनीति तय कर सके? जी देखिए, निश्चित तौर पर चाहे हम भाजपा की बात कर लें तो उनकी भी प्रदेश में सरकार है और कांग्रेस की भी सरकार अल्प समय के लिए मध्य प्रदेश में आई थी। तो निश्चित तौर पर जनता जागरूक है और जनता देख रही है कि किसने कितना काम किया है, क्या क्या हो रहा है और किसको अपना नेता चुनना चाहिए। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है और लगातार सर्वे भी होते हैं, अध्ययन भी होते हैं और ग्राउंड पे जाकर के यथार्थ स्थिति प्रदेश की पता चलती है। तो अगर जनता जागरूक है तो अपने स्तर पे, अपने मत के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार वह वही विधायक या वही नेता को चुनेगी और वही सत्ता पर सरकार को काबिज करेगी जिसने जनता के जनहित मुद्दों को उठाया हो या जनता के जनहित मुद्दों पर कार्य किया हो। तो निश्चित तौर पर जनता हमेशा विकास ही चाहती है कि प्रदेश का कैसे विकास हो और हमारा भारत देश कैसे आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल इस और काम करेगा वह निश्चित तौर पर सत्ता पर काबिज होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि योजनाओं के सब जवाब दिखाए जा रहे हैं और सीधे लाभ की बातें भी हो रही हैं, लेकिन इसमें देखना होगा जनता को कि वास्तव में किन योजनाओं पर विश्वास किया जाए, कौन हमें लाभान्वित करेगा और कौन अभी लाभ दिख रहा है और बाद में कहीं महंगाई की मार और भी ना झेलनी पड़े। और भी तमाम बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन जनता को चाहिए कि सारी चीजें ठोक बजा कर देखे, क्या बातें राजनीतिक दलों द्वारा कही जाती हैं, क्या लालच दिखाया जाता है, क्या हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और अपने लिए सही है, वही करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।